नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे सांस लेने के बारे में। जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को हम लोग अंदर करते हैं, यानी एयर अंदर जाती है और उसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम एयर के साथ बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। एक ये होता है कि हम लोग एयर को इन करते हैं और दूसरे नंबर पे एयर को आउट करते हैं। तो यहाँ पे बात होती है कि एयर को इन करना कहाँ पे, लंग्स में, फेफड़ों में। जब हम एयर को इन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग इनहेल कहते हैं। इनहेल का मतलब होता है और सांस को अंदर खींचना, और एक्सहेल का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। तो ये जो प्रोसेस होती है इनहेल और एक्सहेल की, ये फेफड़ों तक सीमित होती है। इसी को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। तो सिर्फ फेफड़ों तक ऑक्सीजन को या एयर को अंदर खींचना और एयर को बाहर निकालना, इस चीज़ को ब्रीथिंग कहते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो शरीर है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेल की बनी हुई होती है, और उस सेल को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिससे कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके और अपना काम कर सके। तो सेल बहुत सारे काम करते हैं, तो सिर्फ हम लोगों का सांस लेना ही काफ़ी नहीं है। यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं इस तरीके से फेफड़ों तक जो एयर को इन करते हैं, सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है। जब तक कि हम लोगों के शरीर के हर एक कोशिकाएं, यानी कि हर एक सेल जो है, जब तक वो ऑक्सीजन नहीं पा जाती हैं और वो फूड को ब्रेक डाउन करके जब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकालती हैं, तब तक ये जो ब्रीथिंग है, जो रेस्पिरेशन है, ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो जब कोशिकाएं सांस लेती हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि ये जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है ये सिर्फ लंग्स तक ही होती है। और अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन में जो कोशिकाएं होती हैं जब ये ऑक्सीजन को इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं, तो इसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि हम लोगों का सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना सिर्फ फेफड़ों तक, उसे हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं, यानी जिनके हम बने हुए हैं, जो सेल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन का इंटर करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी दो तरीके के होते हैं। एक एयर के प्रेजेंस में होता है जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पे एक ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो जाता है जिसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन दो तरीके का है। तो आज हम लोग इसी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार्ग फाउंडेशन चैनल पर। तो यहाँ पे कुछ बातें हम लोग नोट करते हैं। तो जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि जब आप रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं कोई, या कोई मेहनत वाला काम जब करते हैं, तो हम लोगों की जो सांसें होती हैं, यानी कि जो ब्रीथिंग है, वो फास्टर हो जाती है, यानी कि सांसें तेजी तेजी से चलने लगती हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि ये सांसें तेजी से क्यों चलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपके यानी हम लोगों के जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फूड के ब्रेक डाउन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जल्दी जल्दी सांसें इसी वजह से चलती हैं। तो अगला एक सवाल यहाँ पे पड़ता है कि वाई डू वी रेस्पायर, हम लोग सांस लेते ही क्यों हैं। ठीक है, तो क्या कारण है कि हम लोग एयर को इन करते हैं और फिर उसी एयर को बाहर निकालते हैं। कुछ तो ऐसा होगा उसमें जिसकी हमें सख्त ज़रूरत होती है। तो ये बातें हम कुछ यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटे छोटे सेल के बने होते हैं, वही स्टोरी हम लोग राइट करेंगे। हर एक सेल एक खास तरीके का फंक्शन करता है और इसी फंक्शन को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये रिस्पायर करते हैं जिससे कि उन्हें एनर्जी मिल सके। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। तो फूड जो हम लोग खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो एनर्जी गिविंग जो फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि उसे तोड़ा जाता है और उसमें से एनर्जी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो अंदर सांस खींचते हैं उसमें, उस एयर में ऑक्सीजन जो होता है उसे हम लोग इनटेक करते हैं, और जब ब्रीथ आउट हम लोग करते हैं, यानी सांस जब बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और हमारे हर एक सेल में पहुंच जाता है। तो जब हमारे हर एक सेल में पहुंचता है तो उस ऑक्सीजन को इनटेक कर लिया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है फूड के टूटने के बाद, यानी फूड का जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके टूटने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो ब्लड में वापस छोड़ दिया जाता है और वो ब्लड वापस घूम करके हमारे लंग्स तक यानी फेफड़ों तक उस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाते हैं और फिर वहां से हम लोग उसे ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी हम लोगों के शरीर के हर हिस्से में वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है और हर हिस्से से मतलब है अल्टीमेटली हर एक सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आइए इतनी प्रोसेस को देखते हैं जिसमें हम लोग ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से इनटेक हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक फिगर, इस फिगर में आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन को या एयर को इनटेक किया जा रहा है और फेफड़ों में भरा जा रहा है। तो ये जो फेफड़े हैं यानी कि जो लंग्स हैं ये फैल जा रही है, फूल जा रही है, ठीक है, इधर से फूल रही है, इधर से फूल रही है। तो एयर को इनटेक किया गया, इसको ब्रीथ कहेंगे या इनहेलेशन कहते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब बनते हैं इसको बाहर निकाल दिया जाता है, इसको एक्सहेलेशन कहा जाता है, यानी कि सांस को बाहर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे ये एक फिगर आप देख सकते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ से नेजल कैविटी इसको कहते हैं, ये यहाँ पे एयर अंदर जाती है और इस तरीके से पाइप से होते हुए ये पाइप आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाता है और दोनों हिस्सों में, दोनों हिस्से के फेफड़ों में ये ऑक्सीजन या एयर पूरी तरीके से पहुंच जाता है। और इसी फेफड़े की दीवारों पर जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं और वो ब्लड वेसल पूरे एयर में से ऑक्सीजन को बस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसकी एक अलग प्रोसेस है, वो हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो हमें ऑक्सीजन की ही ज़रूरत क्यों होती है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन वो एक प्रोसेस करता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो किसी फूड पर ऑक्सीजन जब अटैक करता है या ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है तो वो फूड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और जब टूटता है तो फूड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो बाहर निकल जाती है और उसी एनर्जी को हम लोग कैप्चर करके अपना काम करते हैं। तो इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी अभी तक की कहानी ये थी कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी फूड को तोड़ने के लिए, फूड जो होता है, जो खाना है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है यानी कि जब फूड को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है हर एक सेल में, तो उससे रिलीज होती है, रिलीज का मतलब होता है निकलना, ठीक है। तो क्या निकलता है वहाँ से, तो निकलना, तो क्या चीज़ वहाँ से निकलती है, वहाँ से एनर्जी निकलती है। इसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब यही हुआ कि सेल के अंदर ऑक्सीजन जाता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, फूड के ब्रेक डाउन होने से एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ कि कोशिकाएं यानी जो सेल्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन इंटर करता है और फूड को ब्रेक करता है, यानी कि फूड को तोड़ता है, एनर्जी को बाहर निकालता है। तो अगर यहाँ पे हम प्रोसेस की बात करें तो सेल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तो सेल के अंदर फूड डाइजेशन के थ्रू पहुंचा था, डाइजेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो फूड में जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, प्लस H2O यानी वाटर बन जाता है,
प्लस यहाँ पे ढेर सारी एनर्जी बन जाती है और ये एनर्जी जो है सेल ट्रैप कर लेते हैं और उससे फिर अपना काम करते हैं। काम करने का मतलब जो भी उनको कंस्ट्रक्शन का काम करना है, प्रोटीन बनाना है, विटामिन बनाना है, जो भी बनाना होता है, इसी एनर्जी का यूज करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन ना होता हो। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एयरोबिक रेस्पिरेशन। तो जरा नाम पे ध्यान दीजिए। एयरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें एयर की जरूरत होती है, उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा? देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के बारे में ही बात हो रही है। फूड ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यह हुआ कि इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो सेल के अंदर जो कहानी होती है, तो फूड को ब्रेक डाउन यानी ब्रोकन डाउन किया जाता है और उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, यानी कि वाटर बनता है और इसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो ब्रेक डाउन है जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया गया है, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो इसी को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन का मतलब ही है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि फूड का टूटना। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर फूड टूट रहा है तो उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और नेक्स्ट नंबर पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन आता है। तो ये जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है, नाम पे ध्यान रखिए। तो एरोबिक का मतलब एयर के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एन एरोबिक का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यानी कि एयर के अब्सेंस में। फूड देखिए दोनों तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है। ये एरोबिक कंडीशन में भी हो सकता है और एन एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी अब्सेंस में भी फूड का ब्रेक डाउन हो सकता है। तो फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन, यानी जो फूड है वो ब्रोकन डाउन हो सकता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन को यूज किए भी फूड ब्रोकन डाउन हो सकता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि जो रेस्पिरेशन है वो दो तरीके का होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और दूसरा एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो दो तरीके का रेस्पिरेशन है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन में एयर की ज़रूरत होती है और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एयर की ज़रूरत नहीं होती है। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जाहिर सी बात है कि जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और सारा खेल जो है इसी एनर्जी के लिए है। इसके पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात किए थे कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको प्लांट के जो क्लोरोफिल होते हैं उसे ट्रैप कर लेते हैं और वहाँ पे फूड यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट वगैरह का निर्माण करते हैं और उसी फूड को हम लोग खाते हैं, यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग खाते हैं और उस फूड से हमें एनर्जी वापस मिल जाती है, यानी कि अल्टीमेटली सन की जो एनर्जी होती है वही हम लोगों की बॉडी को भी चलाती है। तो आइए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज लिख दिया गया, तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है, ये चीज़ें बनाता है। इसके पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की एनर्जी ये मिल करके ग्लूकोज बना देते हैं। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो इसी का उल्टा हो जाता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, अच्छा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस का ठीक उल्टा जो है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या है कि ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ग्लूकोज टूटता है।
ठीक है। अब ग्लूकोज किसका किसका बना हुआ था, तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो उन्हीं चीज़ों में टूट जाता है जिन चीज़ों से ये बना हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और वाटर में टूटेगा, और एनर्जी यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुई थी ग्लूकोज के बनाने में, वो एनर्जी बाहर निकल जाती है, और इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा को जो सेल होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे एनएरोब्स किसको कहेंगे, नाम पे ध्यान दीजिए, एनएरोब्स। तो ये ऑर्गेनिज्म हैं, ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा कि ब्रोकन डाउन ऑफ फूड तो होता है, वो भी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को यूज किए बिना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो एनएरोब्स के बारे में हम लोग क्या बताएंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की अनुपस्थिति में, या यूं कहें कि एयर के अब्सेंस में ये जिंदा रह जाते हैं। तो इनको हम लोग एनएरोब्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इसमें भी होगा, वो लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है ग्लूकोज को, तो ये जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो उसमें अल्कोहल बनता है। अल्कोहल क्या है ना कि वो भी कार्बनिक मटेरियल एक है यहाँ पे। तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हुआ। कहने का मतलब यही है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जबकि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन से अगर हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बनती है। लेकिन वहीं अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जो एनएरोब्स में होता है, तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर टूट रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है, एनर्जी भी बनती है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाता है, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम एनर्जी बनती है। यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो मोर है, वो ज़्यादा है, और यहाँ पे जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है वो बड़ा ही कम होता है, वो बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी बनती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि 36 एटीपी, 36 एटीपी अगर एनर्जी यहाँ बनती है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 एटीपी एनर्जी बनेगी, ऑलमोस्ट ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनती है। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं या ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं या जिनको एनएरोब्स कहते हैं? तो इसका एक एग्जाम्पल है बड़ा ही अच्छा, जिसका नाम है ईस्ट। तो ईस्ट का मतलब होता है खमीर। ठीक है, तो खमीर का यूज़ किया जाता है वाइन वगैरह बनाने के लिए, और भी बहुत सारी मेडिसिनल यूजेस भी इनकी होती हैं। ठीक है, तो ईस्ट क्या काम करता है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत ही अच्छा माना जाता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस अच्छा करवाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हैं इसका प्रोडक्शन होता है। तो ब्रेड इंडस्ट्री में भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट जो होते हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ब्रेड काफ़ी फूला फूला होता है। तो ब्रेड जो फूला फूला होता है क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तो वो ब्रेड को फुला देती है। फुला करके जहाँ से उसको जगह मिलती है वहाँ से वो बाहर निकल जाती है। तो जब भी आप ब्रेड के स्लाइस को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पैटर्न आपको दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा जैसे वहाँ से किसी चीज़ ने अपने लिए रास्ता बनाया हुआ है। तो आज उस ब्रेड के स्लाइस को ठीक से देखने की कोशिश करिए तो उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने का रास्ता दिखेगा। ठीक है, तो अभी तक जैसे कि बात हुई कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन या एयर को इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रोसेस। ठीक है, आगे हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ब्रीथिंग
की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग, ईस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसके पहले जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ईस्ट होता क्या है, आइए इसके बारे में एक फिगर देख लेते हैं। ईस्ट के बारे में कुछ आइडिया लग जाएगा कि कैसा होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे यहाँ पे अंगूर की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये सेल्स हैं, ये ईस्ट के सेल हैं। ठीक है, ईस्ट यहाँ पे इस तरीके से लगे हुए हैं और यहाँ पे इस तरीके से ब्रेड को ख़राब होते हुए भी आपने कभी कभी देखा होगा, तो उसमें भी ईस्ट वगैरह का जनरेशन कभी कभी हो जाता है। यानी कि ईस्ट जो होता है ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ईस्ट के बारे में कुछ बातें यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि ईस्ट जो होता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक सेल का बना हुआ होता है और इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिकली होता है, जैसे पीछे के हम लोगों ने पिछले हेडिंग में देखा। और एनएरोबिकली रेस्पिरेशन की वजह से ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है और ये जो अल्कोहल है इसी को वाइन कहते हैं और इसी से हम लोग बियर भी बनाते हैं। ठीक है, तो ईस्ट से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ईस्ट जो होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन और कहाँ होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों के मसल सेल्स में भी होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे या फिर ज़्यादा दौड़ भाग कर लेते हैं तो पैरों में अचानक से अकड़न या जकड़न आ जाती है, जो मांसपेशियां हैं वो अचानक से ऐंठने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। तो इसी को हम लोग क्रैम्प कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, क्रैम्प कहा जाएगा। क्योंकि जैसे अब डंबल आप लिए हुए हैं या कोई भारी चीज़ है अचानक से आपने उठाया, तो मसल्स पे जब अचानक से बहुत जोर पड़ता है तो मसल्स क्या है ना कि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब तो वो काम करते हैं। अब अचानक से आपने उस पर बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया मसल्स पे या मसल्स को खींच दिया आपने कस करके, तो उसमें होता क्या है कि एनर्जी की सप्लाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो जो ग्लूकोज का टूटना है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो पूरी तरीके से यानी कंप्लीटली नहीं हो पाता। तो जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं हो पाता तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड जो है वो दर्दनाक होता है, वो वही क्रैम्प क्रिएट करता है, वही दर्द करता है वहाँ पे। ठीक है, तो हमारे जो मसल्स हैं ये भी रिस्पायर करते हैं एनएरोबिकली। एनएरोबिकली मतलब कभी कभी जो है ये बिना ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी में ये एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी मीन्स कमी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे मसल्स में जो मसल फाइबर्स हैं या मसल्स जो लगे हुए हैं उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पूरी तरीके से नहीं होता है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हैवी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं या फिर फास्ट रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं यानी मेहनत कर रहे हैं, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स कई घंटों तक आप चलते ही रह गए, या फिर हैवी वेट आपने लिफ्ट कर लिया, तो इन सब कामों के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत होती है यानी कि द डिमांड ऑफ एनर्जी वो बड़ी ही हाई होती है। यानी कि मेहनत वाला काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लेकिन जब अचानक से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है ना, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब वहाँ पे लिमिटेड होती है और अचानक से ज़्यादा एनर्जी की डिमांड हो जाती है, चाहे वो आप कोई भी भारी भरकम काम कर रहे हों, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, देन एरोबिक रेस्पिरेशन, देन एनएरोबिक, तो देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के डिमांड, एनर्जी की जो डिमांड होती है उसमें उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी हमारे जो मसल्स हैं उसमें जब क्रैम्प आता है, ठीक है, क्रैम्प इसी वजह से आता है क्योंकि वहाँ पे मसल्स के जो सेल हैं
वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कह लीजिए या लेस ऑक्सीजन कह लीजिए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कह लीजिए, तो ग्लूकोज कंप्लीटली बर्न वहाँ पे नहीं होता है। जल्दी से बर्न होना होता है तो तुरंत लैक्टिक एसिड में बर्न होता है और वहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, यही लैक्टिक एसिड हम लोगों के मसल्स में क्रैम्प का फॉर्मेशन करता है। आइए कुछ फिगर देख लेते हैं क्रैम्प का, कुछ आइडिया हो जाएगा इससे। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से हैवी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ये जो मसल्स लगे हुए हैं पैरों में, ये जकड़ जाते हैं या फिर यूँ कहिए कि एकदम अकड़ जाते हैं, बड़ा ही दर्द करने लगते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, अगर आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ भी प्रेशर पड़ रहा है, जहाँ जहाँ भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है मसल्स को, वहाँ पे भी क्रैम्प आ जाता है। ठीक, यहाँ पे जैसे ये पीछे इस तरीके से लगा हुआ जो मसल्स है, थाई मसल्स, इसमें भी क्रैम्प वगैरह की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट नंबर पे जैसे ये पैर में है ना, थोड़ा मेहनत अगर आपने कर दिया और यहाँ पे भी कंधे पर, पीठ में अचानक से उठे आप तो बहुत तेज़ी से दर्द हुआ पीठ में, तो वो क्रैम्प की कंडीशन होती है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कम प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे लैक्टिक एसिड बेसिकली प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्रैम्प कहते हैं। तो मसल इन यानी कि क्रैम्प्स इन मसल्स, यानी मसल्स में जो क्रैम्प होते हैं, जो जकड़न होती है, वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हैवी एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो वहाँ पे क्रैम्प हो जाता है। ठीक है, तो क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनएरोबिकली। क्रैम्प कब होगा? तो क्रैम्प तब होता है जब मसल सेल्स रिस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं या फिर फूड ब्रेक डाउन करते हैं, वो भी एनएरोबिकली, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई जब लिमिटेड हो तो एनएरोबिकली मसल सेल्स यहाँ पे रेस्पिरेशन करने लगते हैं, तो उसी से क्रैम्प का फॉर्मेशन होता है। तो द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूटता। पार्शियल का मतलब है आंशिक, यानी आंशिक रूप से ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और इससे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड है, इसी वजह से मसल क्रैम्प होते हैं, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉज मसल क्रैम्प। यानी कि लैक्टिक एसिड इकट्ठा जब हो जाता है हमारे मसल्स में तो वो मसल क्रैम्प क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बड़ा ही दर्द होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपको मसल क्रैम्प आ ही गया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर आपको मसल क्रैम्प आया हुआ है तो छुटकारा पाने के लिए हॉट वाटर या फिर मसाज करिए। हॉट वाटर से बाथ करिए, नहाइए या उस जगह को धोइए उस या फिर उस पर मसाज करिए। तो जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर मसाज करते हैं तो इससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो अच्छा हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़िया हो जाएगा तो ब्लड के साथ ही तो ऑक्सीजन आता है। तो जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छा हो जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया हो जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल इंक्रीजेस, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, वो भी किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है और ऑक्सीजन की कमी अगर है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड बनता है तो लैक्टिक एसिड का मसल्स में इकट्ठा हो जाने की वजह से क्रैम्प की कंडीशन हो जाती है और वो जो क्रैम्प है वो एक बड़ा ही दर्दनाक किस्सा बना देता है, क्योंकि वहाँ पे दर्द करता है। वो जो मसल्स है ना वो दर्द करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्रैम्प की कंडीशन, उसी को क्रैम्प की कंडीशन कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि व्हाट इज क्रैम्प, तो इसका टेक्निकली अगर आंसर दिया जाए तो वो है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये बात अगर आप बता देते हैं तो क्रैम्प की पूरी कहानी आप बता लेंगे। और इससे अगर छुटकारा पाना है, क्रैम्प से अगर छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना होगा? क्रैम्प से छुटकारा पाना है तो ब्लड सप्लाई बढ़ानी होगी। ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि क्रैम्प इसीलिए आया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी। ऑक्सीजन की सप्लाई जब ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जब बढ़ जाएगी
तो फिर धीरे धीरे जो लैक्टिक एसिड है वो कंप्लीट बर्न हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना करके पूरी तरीके से मतलब बर्न हो जाएगा और वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रैम्प जो आया था वो ठीक हो जाएगा। तो क्रैम्प की कंडीशन अगर आपको लानी है तो आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, या अगर आप बहुत छोटे हैं तो थोड़ा सा आधी बाल्टी पानी ले लीजिए या उससे भी कम ले लीजिए और उसको जल्दी जल्दी इस तरीके से उठाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी जब आप करेंगे, या वैसे भी अगर आप जल्दी जल्दी अपने बैग को ही इस तरीके से उठाइए तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि यहाँ पे अचानक से बहुत दर्द होने लगा। तो वो जो दर्द है वो क्रैम्प की कंडीशन होती है। ठीक है, अगर आपको ये अंदाज़ा करना है कि क्रैम्प कैसा होता है, आपको ध्यान में नहीं है, तो आप कुछ ऐसा एक्सरसाइज करिए जल्दी से जिसमें मसल्स को बहुत अचानक से काम करना पड़े। तो जब मसल्स को अचानक से काम करना पड़ेगा, अचानक से उस पर स्ट्रेचिंग होगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और फिर वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और लैक्टिक एसिड जब बनता है तो वहाँ पे दर्द होने लगेगा। तो वो जो बाल्टी का पानी बताया जा रहा है उसको, या फिर आप अपने बैग को ही, है ना, तो भारी है अगर, तो उसको इस तरीके से जल्दी जल्दी एक ही हाथ में लेकर के जल्दी जल्दी उसको ऐसे ऐसे करिए। ठीक है, तो कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एकदम अचानक से दर्द शुरू हो जाएगा। तो कंडीशन क्रैम्प की है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं कि जो ब्रीथिंग होता है उसकी प्रोसेस क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक कैसे होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, ब्रीथिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बात किया हम लोगों ने, कि ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेल करना, यानी कि एयर को इनटेक करना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना। ठीक है, तो जो अंदर हम लोग एयर लेते हैं उसको हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, और एयर को बाहर जो निकाला जाता है उसे एक्सहेलेशन कहा जाता है। तो दो तरह की प्रोसेस होती है यहाँ पे, एक इनहेलेशन की प्रोसेस होती है और एक एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है। तो आइए इसके बारे में कुछ बातें हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या है? तो ब्रीथिंग का मतलब है टेकिंग इन एयर, यानी एयर को इनटेक करना। तो कैसा एयर होता है ये? रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि ये एयर ऑक्सीजन में, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एयर को इनटेक करना, एयर को बाहर निकालना, यही है ब्रीथिंग। एयर इनटेक एयर आउट, एयर इनटेक एयर आउट, इसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। तो एयर इनटेक जो हम लोग करते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और एयर को जो हम लोग बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो दो बातें फिर से यहाँ पे नोट करेंगे कि जो इनटेक किया जाता है एयर को उसे इनहेलेशन कहते हैं, और एयर को जो बाहर निकाला जाता है उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। तो ये दो बातें यहाँ पे नोट करेंगे कि द इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, यानी कि एयर जो कि ऑक्सीजन में रिच है उसको जब हम लोग इनटेक करते हैं उसे इनहेलेशन कहा जाएगा, और द गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, यानी कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, उसे उस प्रोसेस को, सांस को बाहर छोड़ने को, उसे एक्सहेलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल सांसें चल रही होती हैं, जैसे कि कोई पर्सन अगर रेस्ट में है तो उसका जो सांस लेने की जो काउंटिंग है वो पर मिनट बहुत कम होती है, और अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी जो पर मिनट ब्रीथिंग जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसी को हम लोग ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ब्रीथिंग रेट का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ, यानी द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट, यानी एक मिनट में जितनी बार आप सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं, इसी को ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। तो ब्रीथिंग रेट क्या है? ब्रीथिंग रेट वन वर्ड में द नंबर ऑफ ब्रीथ है, द नंबर ऑफ ब्रीथ। तो द नंबर ऑफ ब्रीथ कितने समय में? एक मिनट में, यानी कि 1 मिनट में जितनी बार आप ब्रीथ कर लेते हैं वही ब्रीथिंग रेट है। ठीक है, अब ये जो ब्रीथिंग रेट, अच्छा
वन ब्रीथ का मतलब क्या हुआ? वन ब्रीथ का मतलब वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन, यानी कि एक बार सांस लेना और एक बार सांस बाहर निकालना, इसको हम लोग एक ब्रीथ कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रीथिंग रेट की। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है वो रेस्ट के पोजीशन में, यानी कि रेस्ट के पोजीशन में जो वो ब्रीथिंग रेट उसका है वो है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, यानी 15 से लेकर के 18 बार एक मिनट में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग रेस्ट के पोजीशन में सांस लेता है। अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई एडल्ट है जो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, वो ऑलमोस्ट 25 टाइम पर मिनट हो जाता है, यानी एक मिनट में 25 बार यानी 25 टाइम वो ब्रीथ कर सकता है। तो जब हम लोग हाई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ब्रीथिंग रेट बढ़ क्यों जाता है, ये भी एक सवाल यहाँ पे उठता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर हम फास्ट ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा इनटेक होता है, यानी कि मोर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जाती है। मोर ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो मोर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा, यानी कि फूड ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन किया जाएगा, और जब फूड ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हम लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो यही है कि ज़्यादा एक्सरसाइज आप करते हैं या कोई मेहनत वाला जब काम करते हैं तो जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म में कि हाउ डू वी ब्रीथ, यानी हम लोग जो सांस लेते हैं वो कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में दो चीज़ें फिर से वही आ जाती हैं कि इनहेल और एक्सहेल की अगर हम लोग बात करें तो नोज जो होता है, नाक, इसको नोस्ट्रिल कहते हैं। नोस्ट्रिल से सांस अंदर की तरफ जाती है, यहाँ पे चेस्ट से होते हुए एक विंड पाइप होता है, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में एयर फैल जाता है, तो जो लंग्स है वो फूल जाता है, और जब सांस हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स पिचक जाता है। तो इसी फूलने पिचकने को हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आइए इसमें कुछ फिगर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इनहेलेशन किया जा रहा है, तो ये जो हिस्सा है इसको डायफ्रेम कहा जाता है। तो ये जो डायफ्रेम है और इसके अगल बगल में जो होता है वो रिब्स होता है, और पूरा जो एक कैविटी बनती है उसको चेस्ट कैविटी कहा जाता है, क्योंकि लंग्स जो है वो चेस्ट कैविटी में होता है। तो रिब्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए रिब्स इसके चारों तरफ ये लगा हुआ है, अंदर जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो लंग्स है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हिस्सा है नीचे के साइड में, इधर साइड में तो रिब्स होते हैं, लेकिन यहाँ नीचे के साइड में डायफ्रेम होता है। ये जो डायफ्रेम है, जब आप सांस लेते हैं तो ये डायफ्रेम नीचे भागता है और मसल्स, ये जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ भागते हैं, यानी कि इस तरीके से चीज़ें फैल जाती हैं। जब फैलती हैं तो यहाँ बीच में जगह बनती है, यानी चेस्ट कैविटी जो है वो बढ़ जाती है, तो लंग्स को फैलने की जगह मिल जाती है, और लंग्स फैल जाता है, उसमें एयर फिल हो जाती है। अब जब सांस छोड़ा जाता है तो इसी का उल्टा होता है, डायफ्रेम जो नीचे भाग गया था वो ऊपर की तरफ भागता है, और जो रिब्स ऊपर की तरफ गए थे वो नीचे की तरफ भागता है, यानी कि कुछ इस तरीके से स्क्वीजिंग टाइप की चीज़ हो जाती है और एयर इसमें से बाहर निकल जाता है। तो यही पूरा मैकेनिज्म है। यहाँ पे इसी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें नोट कर लेते हैं कि इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर बात करें तो एयर नोस्ट्रिल से होते हुए नेजल कैविटी से होते हुए, नेजल कैविटी मतलब नाक के अंदर जो जगह होती है वहां से होते हुए विंड पाइप में पहुंचता है, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में पहुंच जाता है। ठीक है, तो लंग्स कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी एक जगह है, यानी हम लोगों का जो सीना है तो चेस्ट में एक जगह बनी होती है, उसमें लंग्स जो है फैला हुआ होता है। तो चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं, जो चेस्ट कैविटी में होते हैं, और ये जो लंग्स हैं वो सराउंडेड होते हैं, यानी घिरे होते हैं रिब्स से। एक साइड में तो मतलब कि अगल बगल से ये रिब से घिरे होते हैं, और नीचे के साइड में एक मस्कुलर शीट पाई जाती है जिसको डायाफ्रेम कहते हैं। स्पेलिंग क्या बनेगी इसकी, डायाफ्रेगम ये स्पेलिंग है, लेकिन डायफ्राम इसको बोल देते हैं, डायफ्राम। तो डायफ्राम तो जनरली बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग क्या बनती है इसकी, डाया
डायाफ्रेगम, डायाफ्रेगम ये स्पेलिंग है, लेकिन डायफ्राम इसको बोल देते हैं। तो ये जो डायफ्राम है ये फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी बनाता है, यानी चेस्ट कैविटी नीचे से जो है ये इसका फ्लोर बनाता है, और इसी पर जो है लंग्स इस तरीके से लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो इनहेलेशन के समय में क्या होता है कि रिब्स मूव अप होते हैं और बाहर की तरफ खुलते हैं, और ये जो डायफ्राम है ये मूव डाउन होता है, नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ भागता है, तो जगह बन जाती है। अगर कुछ इस तरीके से माने, ये ऊपर का रिब्स है और नीचे का डायफ्रेम है, तो बीच में अगर जगह बनानी है तो ये डायफ्रेम नीचे भागेगा, रिब्स ऊपर भागेंगे, रिब ऊपर भागेगा, डायफ्रेम नीचे, तो बीच में जगह बन जाती है, तो जो लंग्स है वहां पे फैल जाता है पूरा। तो इससे होता क्या है कि दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाता है, जिससे जो एयर है वो रसेस इनटू द लंग्स, यानी लंग्स में वो एयर फिल हो जाता है, इससे लंग्स भर जाते हैं विथ एयर। ठीक है, जब इस तरीके से प्रोसेस होती है ऐसे करके रिब्स ऊपर की तरफ भागते हैं, और ये जो डायफ्रेम है जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे की तरफ भागता है, तो जगह बनती है और उसमें एयर फिल हो जाता है। इसी का उल्टा अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में ये डायफ्राम ऊपर की तरफ भागता है, रिब नीचे की तरफ भागता है, यानी कि अब बीच में जो लंग्स है वो स्क्वीज एक तरीके से हो जाता है, यानी उसको ऐसे दबा दिया जाता है। तो जैसे ही लंग्स जो है वो गुब्बारे की तरह है, उसको जब दबाएंगे तो उसका जो एयर है वो बाहर की तरफ भागता है। तो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं इस प्रोसेस में हम लोगों का जो डायफ्रेम है वो ऊपर भाग रहा होता है, रिब्स नीचे जा रहा होता है। आप खुद ही इमेजिन करिए, जब आप सांस खींचते हैं तो चेस्ट वाला हिस्सा ऊपर उड़ जाता है, यहाँ से चीजें नीचे भाग जाती हैं, ऐसे करके चेस्ट ऊपर, और जब सांस छोड़ते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा झुकते हैं, क्योंकि ये जो रिब्स है ये नीचे की तरफ भागता है और डायफ्रेम जो यहाँ पर लगा हुआ है वो ऊपर की तरफ भागता है। ठीक है, तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है। तो इनहेलेशन में क्या क्या होता है ये हम लोग नोट कर लेंगे। ड्यूरिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन में रिब्स मूव करता है और डायफ्रेम डाउन जाता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में क्या होगा, रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, रिब्स जो है वो नीचे की तरफ भागते हैं, और डायफ्रेम जो होता है मूव्स अप, यानी कि मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, यानी पहले वाले पोजीशन में डायफ्रेम पहुंच जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे जो चेस्ट कैविटी की साइज है वो रिड्यूस हो जाती है, चेस्ट कैविटी की साइज रिड्यूस हो जाती है, यानी कम हो जाती है, और जो एयर है लंग्स में वो पुश्ड आउट हो जाता है, यानी कि लंग्स में जो एयर है वो बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है, बहुत इजी है, कि नीचे डायफ्रेम है, बस नाम जानते रहिए, डायफ्रेम है रिब्स है, डायफ्रेम है रिब्स है, तो रिब्स ऊपर की तरफ, डायफ्रेम नीचे की तरफ, यानी इस तरीके से जब मूवमेंट हुआ तो सांस अंदर की तरफ खिंच गया, जगह बन गई वहां पे, और जब इस तरीके से स्क्वीज होता है डायफ्रेम ऊपर की तरफ, रिब नीचे की तरफ जब भागता है, तो बीच में जो लंग्स है उस पर प्रेशर पड़ता है और फिर एयर आउट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ पे हुई जैसा कि हम लोगों ने देखा। और इसके बाद एक दो चीज़ें और भी हैं, कि जैसे जो एनिमल्स हैं, दूसरे एनिमल्स जो हैं वो लोग कैसे सांस लेते हैं, जिनके अंदर लंग्स नहीं होता वो लोग कैसे सांस लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए।
तो माफ़ करिएगा, माइक ऑन नहीं था, तो माइक के थ्रू एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सांस लेते हैं यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में जब मिलाते हैं तो कार्बन, ये जो लाइम वाटर है बिल्कुल मिल्की हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया है। नेक्स्ट नंबर पे ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे कॉकरोच जो है, कॉकरोच में एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसे स्पाइरेकल्स कहते हैं, और स्पाइरेकल के थ्रू एयर अंदर जाता है। नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब होता है जिसे ट्रेकिया कहा जाता है, ट्रेकिया से गैस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि एयर इनटेक होता है स्पाइरेकल्स में, स्पाइरेकल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से टिश्यू, और टिश्यू से बॉडी के हर सेल तक वो एयर पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेकिया से होते हुए, स्पाइरेकल से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये है कॉकरोच के बारे में। ठीक है, तो इसको फिगर को एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉकरोच के बारे में अगर हम बात करें तो कॉकरोच में यहाँ पे ये ट्रेकिया वगैरह दिया हुआ है, और इस तरीके से यहाँ पे स्पाइरेकल्स, यहाँ एकदम पीछे होता है स्पाइरेकल से एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू एयर को इनटेक किया जाता है, और ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में ये जो एयर है वो पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो कॉकरोच में जो सांस लेने की जो नली होती है या जो ओपनिंग होती है, हम लोगों में तो नाक होता है, नोस्ट्रिल होता है, इन लोगों में जो छेद होता है वो कमर के पास होता है, बिल्कुल यहाँ पीछे, और ये इसको स्पाइरेकल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स। ये जो स्पाइरेकल्स हैं ये इन्हीं के थ्रू एयर जो है अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं अर्थवॉर्म की। तो जो अर्थवॉर्म होता है, तो अर्थवॉर्म जो है वो एक लंबा लंबा कीड़ा है इस तरीके से। तो इस तरीके से अर्थवॉर्म होता है। तो अर्थवॉर्म में जो है वो नोज वगैरह नहीं होते हैं, तो इनकी जो स्किन होती है वो बड़ी ही स्लाइमी, स्लिपरी और मॉइस्ट होती है, भीगी भीगी सी लगती है, क्योंकि अर्थवॉर्म जो है वो अपने स्किन के थ्रू सांस लेता है। जस्ट लाइक फ्रॉग की अगर हम बात करें, जो मेढक होता है, तो ये एम्फीबियन कहा जाता है क्योंकि ये जमीन पे भी रह लेता है और पानी के अंदर भी रह लेता है। तो फ्रॉग के अंदर लंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो जब ये पानी में जाता है तो स्किन के थ्रू सांस लेता है, और जब ये जमीन पर रहता है तो लंग्स के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर किस तरीके से सांस लिया जाता है। तो मछलियों को आपने देखा होगा और ये भी जानते होंगे कि मछलियों में लंग्स नहीं होता, यानी फेफड़े नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मछलियों में एक खास तरीके का ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है गिल्स। तो गिल्स जो होता है ये वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, वाटर में घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है उसको इनटेक करने में हेल्प करता है, मछलियों की मदद करता है। तो गिल्स आखिर होते क्या हैं? ये स्किन का ही एक प्रोजेक्शन होता है, यानी कि जो स्किन होती है गिल्स की, इनकी मछलियों की, वो थोड़ी सी बढ़ करके वो गिल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। तो गिल्स जो होते हैं वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, तो गिल्स में ब्लड वेसल्स बढ़िया से एकदम सप्लाइड होता है, और जैसे ही एयर कांटेक्ट में आता है ब्लड वेसल्स के, उसमें से जो गैसेस यानी कि जो ऑक्सीजन होता है उसे इनटेक कर लिया जाता है। ठीक है, तो आइए मछलियों का एक बार देख लेते हैं फिगर। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फिगर में आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक फिश का फिगर है, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये गिल्स हैं। तो ये गिल्स जो होती हैं ये स्किन का ही प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी स्किन की ही बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यानी कि वाटर को जब इनटेक किया जाता है तो इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स लगे हुए होते हैं, और जैसे ही ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में एयर आता है तो उसमें से जो ऑक्सीजन होता है उसे खींच लिया जाता है, ब्लड वेसल्स अंदर खींच लेते हैं, और बाकी वाटर को और बाकी जो एयर उसमें मिक्स था उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस ये चलती रहती है, और गिल्स के थ्रू ही मछलियाँ पानी में यानी अंडर वाटर सांस लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे सवाल ये है कि क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? तो जाहिर सी बात है कि प्लांट जो होते हैं वो भी छोटे छोटे सेल के बने हुए होते हैं। तो चाहे वो अंडरग्राउंड की अगर हम बात करें और चाहे वो ऊपर की बात करें,
ठीक है, तो ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर से एयर वगैरह लेकर के यानी ऑक्सीजन लेकर के अपना जो फूड को ब्रेक करने की जो प्रोसेस है, एनर्जी को रिलीज करने की प्रोसेस है, वो तो कर लेते हैं इजीली। लेकिन जो जड़ें हैं यानी कि जो रूट्स होती हैं वो किस तरीके से सांसें लेती हैं, यानी वो किस तरीके से ऑक्सीजन इनटेक करती हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉइल पार्टिकल के बीच में एयर ट्रैप्ड होता है, उसी एयर को ये लोग इनटेक करते हैं। यानी कि सॉइल पार्टिकल के बीच में, जैसे ये रूट है, तो रूट में आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है ये रूट हेयर कहलाता है और ये सॉइल के पार्टिकल हैं। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर स्पेस है और उसमें एयर है, उस एयर को ये जो रूट होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई। तो इतनी सारी चीज़ें थी जिसके बारे में आज हम लोगों ने देखा। तो आइए इसकी समरी के बारे में बात कर लेते हैं। समरी ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है। एक हो रहा है ब्रीथिंग, ठीक है, तो एक हो रहा है ब्रीथिंग और एक हो रहा है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, तो ब्रीथिंग में दो चीजें निकल के आती हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं? एक है इनहेलेशन, क्या है? इनहेलेशन। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे है एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ब्रीथिंग में दो चीजें हो गई। इसी तरीके से रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन भी दो तरीके का है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें होता है। ठीक है, अब अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो इसमें होता क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में जो बातें बताई गई थी कि ग्लूकोज जो होता है कंप्लीटली बर्न होता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। ठीक है, ये कंप्लीट बर्न हो जाता है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? दो तरीके के। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन अब्सेंस है, तो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है वो एल्कोहल में, किस चीज में हो जाएगा? एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर हम मसल्स की बात करें तो हम लोगों का जो मसल्स होता है, मसल्स में जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है इन द लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। किस चीज़ का? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड प्लस है यहाँ पे CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने पर बाकी की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये इतना देखा हम लोगों ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कॉकरोच है, तो कॉकरोच कैसे सांस लेता है? स्पाइरेकल से, स्पाइरेकल्स। ठीक है, अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म सांस लेता है स्किन से। ठीक, और अगर हम फिश की बात करें तो फिश कैसे सांस लेती है? गिल्स के थ्रू। फिश कैसे सांस लेती है? गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया और इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो कुछ बातें और भी हैं जो हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। अब बस इतना ही चीज़ है यहाँ पे। तो कितना ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं, कितनी चीज़ें हम लोग आउटटेक करते हैं। तो यहाँ पे इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर की अगर हम बात करें तो 21% ऑक्सीजन और 16.4% ऑक्सीजन हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लंग्स ये बना हुआ है, तो अगर हम
इनहेल की बात करें तो इनहेल में 21% ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है, इनहेल किया जाता है। ठीक है, और एक्सहेल की अगर बात किया जाए तो 16.4% ऑक्सीजन एक्सहेल कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात समझ में आई। 16.4% यानी 21% हम लोग इनटेक करते हैं, 16.4% जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो इनहेल होता है 0.04%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनहेल की बात करें, ये एक्सहेल है, यहाँ पे एक्सहेल, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कितना इनहेल करते हैं, वो है 0.04%, और जो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग, वो होता है 4.4%। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनहेल में हम लोग 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कम इनटेक करते हैं, निकालते जा रहे हैं। ठीक है, और इनहेल करते हैं, यहाँ पे 21% इनहेल करते हैं और कुछ चीज़ें यूज हो जाती हैं, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट कितना 6 समथिंग हम लोग यूज कर ले जाते हैं और 16.4% ऑक्सीजन वापस निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कुछ अमाउंट में एयर जो है हम लोगों की लंग्स में ही रह जाता है, पूरी तरीके से एयर बाहर नहीं निकलता, नहीं तो एयर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के बारे में ये पूरी कहानी थी। ये कहानी खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे बने रहिए, कुछ तो कुछ आप सीखते ही रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।